हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर। तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का अपडेट आपको शायद ही किसी अन्य वीडियो पर देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं वो आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। यानी दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अनिवार्य रूप से जो है तैयार रखने चाहिए और कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको गलती सुधारने का मौका नहीं दिया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो वो मैं आपको बता दूं, उसके बाद एज क्राइटेरिया बताऊंगा, उसके बाद आपको जो आपके कैटेगरी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है उससे संबंधित बात करेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि अंतिम तिथि, जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, उस तक जो है आपको किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर या उपयुक्त तालिका में से वर्णित पदों के सामने उल्लिखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य होगा। यानी कि अगर हम बात करें, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपका जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाला कॉलम है वो ये वाला है। ठीक है, तो इसमें जो भी कॉलम दिया हुआ है इसके अनुरूप आपके पास योग्यता है तो आप इस पोस्ट के लायक एलिजिबल होंगे। और इसकी पोस्ट प्रेफरेंस अभी नहीं, मेंस में भराई जाती है। फिलहाल पीटी में कोई दिक्कत नहीं है, आप इंटर दे करके भर सकते हैं, लेकिन मेंस में आपको ये सारा चीज़ भरा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसमें लिखा हुआ है सिर्फ इंटरमीडिएट या समकक्ष, तो मान लीजिए आप इंटरमीडिएट किए हैं तो अच्छी बात है। इंटरमीडिएट नहीं है, उसके एवज में कोई और कोर्स किए हैं, लेकिन वो इंटरमीडिएट ही माना जाता है। जैसे 2 साल का अगर आपने डिग्री किया हो, ITI किए हुए हैं, तो भी आप 10+2 में ही गिनती आएंगे। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है, लेकिन बिहार SSC ITI वालों को इंटर प्लस 10+2 मानती है या फिर नहीं मानती है तो वो जानती है, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि आप इंटरमीडिएट कम से कम जरूर हों। और साथ में अगर आप कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टंकन का ज्ञान रखते हैं तो भी इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। इसमें आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपको संचालन, कंप्यूटर संचालन हो या फिर टाइपिंग का सर्टिफिकेट मांग ले जाए। सर्टिफिकेट कहाँ मांगा जाएगा? तो जहाँ पे तकनीक योग्यता में ये चीज़ें लिखी हुई हो कि हिंदी टंकन एवं अंग्रेजी टंकन, तो यहाँ पे आपका टाइपिंग का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। ठीक है, और जहाँ पर आपको ये लिखा हुआ हो कि भाई कंप्यूटर संचालन और टंकन ये लिखा हुआ है, तो आपको ये चीज़ें, दोनों चीज़ मांगी जाएगी, एक कंप्यूटर संचालन का भी सर्टिफिकेट और एक टाइपिंग का भी सर्टिफिकेट। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। और कई सारे ऐसे पोस्ट है जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों टाइपिंग चाहिए, और कई सारे ऐसे पोस्ट है जिसमें कोई एक टाइपिंग से भी काम चल जाएगा। तो ये चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो आपका शैक्षणिक योग्यता है कम से कम 10+2 होना चाहिए, और कंप्यूटर नॉलेज का ज्ञान रखते हैं, टाइपिंग का ज्ञान रखते हैं, तो आपके लिए बेहतर होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों एज क्राइटेरिया की। तो एज क्राइटेरिया में इसमें अच्छी खासी छूट दी गई है। देखिए यहाँ पे एज की अगर बात करें तो यहाँ पे यूआर कैटेगरी की 1/8/2023 के आधार पर, यानी कि 1 अगस्त, देखिए जब भी वैकेंसी आती है तो आपको या तो 1 जनवरी से काउंट किया जाएगा, यानी कि अगर जुलाई से पहले आती है, जुलाई के बाद आती है तो 1 अगस्त से काउंट किया जाता है। ठीक है, तो 1 अगस्त 2023 तक आपका उम्र जो है मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 37 वर्ष होना चाहिए। लेकिन 2015 में भी आप 37 साल के हो चुके हैं, यानी 1 अगस्त 2015 को भी आप 37 साल हो चुके हैं, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये प्रावधान यहाँ से लिया गया है 23/1/2006 के आलोक में ये व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो जो एजेड कैंडिडेट है यानी कि 15/8/23, यानी कि अगर 37/8/45 वर्ष वाले भी कैंडिडेट हैं तो वो फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो कहीं पे कैंडिडेट गलती करते हैं वो है आपका आरक्षण वाले कोटे में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप आरक्षित कोटे का दावा नहीं कर पाते हैं तो इसमें कोई सुधार नहीं होगा और आप अनरिजर्व कैटेगरी में, यानी कि यूआर कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। और ये जो कैटेगरी का जो आरक्षित कोटे का जो दावा वही करेंगे जो सिर्फ बिहार के निवासी हो। देखिए यहाँ पे बिहार के बाहर वालों को कोई आरक्षण का लाभ दे नहीं होता है। और यहाँ पे ऑनलाइन समर्पित करने समय क्या क्या चीज़ें मांगा जा सकता है, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आवेदन समर्पित करते समय अस्थायी निवास प्रमाण पत्र का नंबर, तिथि और निर्गत करने वाले प्राधिकार का पदनाम अंकित करना होगा, जिसे काउंसलिंग में प्रस्तुत भी किया जाएगा। यानी दोस्तों जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो ये तीनों चीज़ों का मिलान भी किया जाता है। यानी दोस्तों आपको जो फॉर्म भर रहे हैं तो उसके पहले आपके पास एक जो आपका आवासीय प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए, और एक आपका NCL OBC NCL है तो चलेगा, और अगर SC ST में आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र। ये तीनों चीज़ें रहना अनिवार्य है, क्योंकि इनका नंबर लिया जाएगा, सर्टिफिकेट नंबर जो है आपका, उसको निर्गत करने वाले प्राधिकार का नाम और डेट मांगा जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो अपनी जाति को लेकर के दिक्कत में रहते हैं। आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षित कोटे का दावा ऑनलाइन आवेदन के समर्पित करने
वाले कॉलम में करेंगे। और ऑनलाइन आवेदन करते समय उनके पास आरक्षित कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है। अब दोस्तों यहाँ पे सक्षम प्राधिकार क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप सर्टिफिकेट बनाते हैं तो वो आरओ का, यानी कि आपका ब्लॉक लेवल का आरओ अभी सिग्नेचर करते हैं, आरओ का उसमें मुहर रहता है, डिजिटल सिग्नेचर रहता है। तो आरओ से भी बनवा सकते हैं, आप चाहें तो एसडीओ से भी बना सकते हैं, डीएम लेवल का भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मिनिमम कम से कम आरओ का होना चाहिए, आपका अनिवार्य हो जाएगा, आपका जो है वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये समझ में आना चाहिए कि आप जाति किस में आते हैं और आपका कैटेगरी क्या है। कई सारे कैंडिडेट ये भी हैं कि भाई आते हैं बीसी में, भर देते हैं एमबीसी, क्योंकि यहाँ पे एमबीसी दिया जाता है, या फिर आते हैं एमबीसी में, यानी कि ईबीसी को ही एमबीसी कहा जाता है बिहार एसएससी के माध्यम से, तो ईबीसी वाले कैंडिडेट बीसी में भर देते हैं। तो ये गलतियाँ आप नहीं करिएगा, नहीं तो अनरिजर्व में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि एससी एसटी वाले कैंडिडेट की, तो एससी एसटी वाले कैंडिडेट के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जो है वो मान्य होगा, और संबंधित प्रमाण पत्रों की जो काउंसलिंग में प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा। यानी दोस्तों जो भी एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं इनका तो सर्टिफिकेट एक बार बनता है, लेकिन ये सर्टिफिकेट आपका राज्य स्तरीय होना चाहिए। ये नहीं कि आप सेंट्रल से बनवा लिए हैं, ऐसा नहीं चलेगा। तो आपको राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार, यानी कि बनवाए हैं बिहार में ही तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर से बना कर आए हैं तो आपका नहीं चलेगा। ठीक है, और अगर हम बात करें पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ भी आती है, क्योंकि यहाँ पे एनसीएल का मामला आता है। तो कब का चाहिए सर्टिफिकेट, तो देखिए अगर एनसीएल की बात करें तो यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि जो भी आरक्षित का दावा करेंगे वो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार। यानी दोस्तों आप देख लीजिएगा कि बिहार में दो तरह के ओबीसी हर स्टेट में बनते हैं, ओबीसी या एससी एसटी जो भी हो। एक रहता है बिहार सरकार परियोजनार्थ और एक रहता है भारत सरकार परियोजनार्थ, यानी कि सेंट्रल का होता है, एक स्टेट का होता है। तो आपका स्टेट वाला यहाँ पे चलने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर आपको बता दें कि जो भी आप एनसीएल बना रहे हैं वो भौतिक रूप से आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि आप बनाए नहीं है, बनाने वाले हैं, ऐसा नहीं, आपके पास पहले से उपस्थित हो, और जिसकी निर्गत संख्या यानी कि जो आपका नंबर है सर्टिफिकेट नंबर वो चाहिए। उसके बाद आपका किस दिन आवेदन किए वो चाहिए, और साथ में आपको जो डेट है वो भरना होगा। और यहाँ पे पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा अंकित क्रिमिलेयर रहित प्रमाण पत्र की काउंसलिंग के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, और 1 वर्ष से अधिक पुराने क्रिमिलेयर रहित प्रमाण पत्र के लिए स्थिति में जो है 18 भी भरा जाता है फॉर्म। तो ये आपको स्वघोषणा पत्र है जो वो भराया जाता है, ये अभी नहीं, ये काउंसलिंग यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये कब होगा, जब आपके सर्टिफिकेट जो है 1 साल से पुराने हैं, यानी कि कहने का मतलब अभी 1/8/2023 है। ठीक है, 1/8/2023 से ये वैलिड हो गया है ये फॉर्म जो है। तो अगर आपके पास 1/8/2022 के पहले का अगर आपके पास है तो आपको ये फॉर्म भरा जाएगा। अन्यथा अगर आप नए बनाए हैं 2023 में ही बनाए हैं, 2022 के अगस्त के बाद बनाए हैं, तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हो सकता है तो आप नए बना लीजिए, 10 दिनों में तो बन ही जाता है। ठीक है, इतना सोचने की क्या बात है। और महिलाओं के लिए विशेष रूप से हम बताना चाहेंगे कि जो भी महिलाएं आरक्षित कोटे का दावा करती है तो उनका जाति, जैसे एससी एसटी में है अगर जाति प्रमाण पत्र, या ओबीसी में है तो एनसीएल प्रमाण पत्र जो है उनके पिता के नाम और पता निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति का। यानी कि जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, चाहे आप शादीशुदा हो या फिर अनमैरिड हो, फिर भी आपको आपका जो सर्टिफिकेट में जो नाम रहेगा वो पिता का नाम हो, उनका ही एड्रेस हो, यानी कि आपके पैतृक गाँव पैतृक शहर का ही पूरा डिटेल होना चाहिए, ना कि आपके हस्बैंड का। ठीक है, तो ये चीज़ें आप महिलाओं को ध्यान देना होगा। और बाकी तो यहाँ पर दिव्यांग कैटेगरी के बारे में बताया गया है। दिव्यांग कैटेगरी पे ध्यान से समझ लीजिए इस बात को। देखिए दिव्यांग कोटे की अगर बात करें तो दिव्यांग में एक चीज़ दिया गया है कि अगर दिव्यांग कोटे का जो भी रिक्ति है, ठीक है, अगर उस रिक्ति के अनुरूप कैंडिडेट नहीं मिलते हैं या सीटें खाली रहती है तो वो सीटें बैकलॉग चली जाएगी। ऐसा नहीं कि उसको अनरिजर्व पे काउंट किया जाएगा या अनरिजर्व को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। और देखिए अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद रिन्यूअल नहीं होने की स्थिति में वो प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। मान लीजिए आपको एक परमानेंट, देखिए एक होता है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनकी जो कैटेगरी होती है VH वाली या फिर HH वाली या फिर आपका OH वाली, तो जो भी दिव्यांगता प्रमाण पत्र अगर आपका टेम्प्रेरी है तो टेम्प्रेरी के इस स्थिति में आपको रिन्यूअल कराना होगा। अगर रिन्यूअल नहीं है तो आपको फिर इस वैकेंसी के लायक नहीं माना जाएगा, इसलिए आप इस बात को ख्याल रखिएगा। ठीक है, और बहुत दिव्यांगता यानी मल्टीपल डिसेबिलिटीज का दावा करने वाले अभ्यर्थी के पास दिव्यांगता अधिकार नियमावली 2017 में वर्णित विहित प्रपत्र 16
में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत बहुत दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा बहुत दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। ये चीज़ आप यानी मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले जो कैंडिडेट है ये बात को समझ लीजिएगा, ठीक है, कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो एक अच्छे प्रॉपर डॉक्टर का या फिर अस्पताल का बना होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं थर्ड जो महिला कैंडिडेट के लिए। तो देखिए महिला का जो सीट रिजर्व किया गया है 35%, ठीक है। अगर मान लीजिए 35% सीटों में पूरी तरह से महिला कैंडिडेट फुलफिल नहीं होती है तो उस स्थिति में क्या होगा कि पुरुषों को वो पोस्ट दिया जाएगा। लेकिन ये किस तरह से दिया जाएगा, तो जैसे यूआर में मान लीजिए अगर 30 सीट है और महिला मिलती है 25, तो 5 सीटें जो है वो यूआर को ही जाएगी। ऐसा नहीं कि सभी को मिल जाएगा, ये यूआर कैटेगरी का हो गया। मान लीजिए बीसी में 30 महिला है और वहाँ भी 25 ही महिला फुलफिल हुई, तो 5 महिला जो है ये सिर्फ बीसी को मिलेगा। तो कैटेगरी वाइज जितने महिलाओं की सीटों खाली जो है खाली रहेंगे वो सारे जो है सीटें पुरुषों को दिया जाएगा, बस वो कैटेगरी सेम टू सेम रहेंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस के बारे में, तो देखिए यहाँ पे बता दिया गया है कि ईडब्ल्यूएस जो है वो आपका सक्षम पदाधिकार द्वारा बनना चाहिए और जो भी क्राइटेरिया है ईडब्ल्यूएस का उसी से संबंधित आपका सर्टिफिकेट होना अनिवार्य होगा, ठीक है। और यह वित्तीय वर्ष भी दिया गया है कि आपको जो प्रमाण पत्र है आय संबंधी एवं परिप्रशन संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि जो है 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा। यानी 2022-23 के अंदर में आपका जो आपका इनकम सर्टिफिकेट या फिर आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है वो मान्य किया जाएगा। उसके पहले का अगर है तो आपको मान्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर साथ में इनको भी आरक्षण दिया जा रहा है और इनको आरक्षण पिछड़े वर्ग में दिया जाएगा। यानी दोस्तों जब ट्रांसजेंडर है, यानी कि ट्रांसजेंडर हो, हिजड़ा हो, कोती हो, किन्नर हो, तो इन व्यक्तियों को पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण का लाभ दे होगा, यानी कि इनको बीसी में काउंट किया जाएगा। तो बीसी वाले कैंडिडेट के साथ ये भी जोड़े जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज जो भी है आप ध्यान दे दीजिएगा। और यहाँ पे बार बार बताया जा रहा है कि जो भी प्रमाण पत्र हैं वो सक्षम प्राधिकार द्वारा पदनाम ऑनलाइन आवेदन में किया जाना अनिवार्य है और मुख्य परीक्षा में आवेदन में यही विवरण अंकित रहेंगे, ठीक है। और काउंसलिंग के यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ऑनलाइन आवेदन अंकित प्रमाण पत्रों को ही मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उपयुक्त वर्णित मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने के लिए काउंसलिंग के पश्चात कोई समय दे नहीं होगा। यानी दोस्तों आपके पास अगर ये सर्टिफिकेट हैं तो ठीक है, अगर ये भुला जाता है या फिर किसी कारण से आप इसको नष्ट कर देते हैं तो आपको फिर दिक्कतें आ सकती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो ये था आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आज की इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से पोस्ट टाइपिंग के कैटेगरी में आते हैं, कौन से पोस्ट बगैर टाइपिंग के हैं, और उसी अनुरूप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।